हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको भारत के संविधान के इतिहास के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के संविधान का इतिहास वास्तव में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और उसके बाद भारत में संविधान का निर्माण हुआ 1950 ईस्वी में। तो भारत के संविधान का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत लंबा है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम के जैसे वनडे एग्ज़ाम जैसे आपका एसएससी हो गया और रेलवे हो गया, इसमें भारत के संविधान के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे पहला एक्ट जो आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में बनने वाला पहला एक्ट था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला बनाया गया पहला एक्ट था। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट जो है बक्सर का युद्ध की वजह से आया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ बक्सर नामक स्थान पे, जो कि बिहार में है। बिहार नामक स्थान पे बक्सर है। बक्सर का युद्ध वहाँ पे लड़ा गया। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? ये बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, ये लोग एक तरफ थे। और इन वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये बक्सर का युद्ध हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति उस टाइम हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। इससे यह सिद्ध होगा कि अंग्रेज जो है भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। इस युद्ध से यह सिद्ध होगा कि अंग्रेज भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसके बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1765 ईस्वी को दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद नामक स्थान पर। इस संधि की मुख्यतः दो बातें थी। देखिए, पहला, संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। और दूसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार कर लिया। 26 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार कर लिया। ठीक है। और 1765 से लेकर 1722 तक 1765 से लेकर 1772 तक क्लाइव की द्वैध शासन पद्धति रही। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आता है। ठीक है। 1765 से लेकर 1722 तक लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन पद्धति रही। और चूंकि संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी, तो इससे अंग्रेजों को बहुत आय होने वाली थी। वो आय इतनी ज़्यादा थी, 40 लाख पाउंड के आसपास आय थी। 40 लाख पाउंड आय आंकी गई। और ये आय बहुत अधिक थी। ये आंकी गई थी कि इतनी आय हमें प्राप्त होगी। और तब ब्रिटिश संसद ने यह निश्चय किया कि इसमें से 10% मतलब 4 लाख पाउंड कंपनी जो है अंग्रेजी सरकार को हर साल देगी। प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड मतलब 40 लाख का 10%, 4 लाख पाउंड अंग्रेजी सरकार को प्रतिवर्ष कंपनी देगी। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी ने अपने भागीदारों का लाभांश 6.25% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया। ठीक है। परंतु कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके बहुत से कारण थे। पहला कारण ये था कि कंपनी में जो सेवक थे, कंपनी के लोग थे, उनको अपना निजी पर्सनल बिजनेस करने का अधिकार था और उन्होंने इसका बहुत अनिश्चित लाभ उठाया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कारण क्या था। ठीक है। कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार करने की अनुमति थी और वो इसका अनुचित लाभ उठाते थे। इसका मतलब कंपनी के अधिकारी करप्ट थे, करप्शन बहुत अधिक था। इस वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी की हालत बिगड़ने लगी, तो कंपनी ने जो 4 लाख पाउंड था उसमें पहला काम किया, 4 लाख पाउंड में वार्षिक में छूट मांगी। मतलब वार्षिक कर जो 4 लाख पाउंड दिया जाता था उसमें छूट मांगी। और इसके बावजूद उन्होंने 12.5% लाभांश अपने भागीदारों को देना जारी रखा, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसा किया। ठीक है। और 1770 में बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा।
कंपनी ने इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि इससे बहुत प्रॉफिट उठाया। उसके कर्मचारियों ने, क्योंकि उनका पर्सनल बिजनेस था। वो पैसा लेकर के जाते थे इंग्लैंड, ढेर सारा पैसा लेके जाते थे इंग्लैंड, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी कंपनी होती जा रही थी कर दिवालिया। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था उसी टाइम के आसपास हैदर अली ने कर्नाटक का आक्रमण किया, ठीक है, और हैदर अली इसमें जीत गया। तो अब ये सब बातें जब लंदन में पहुंची तो वहाँ पे कंपनी का शेयर वैल्यू कम हो गया। जब ये दोनों बातें लंदन में पहुंची तो वहाँ पे कंपनी के शेयर का मूल्य बहुत गिर गया। और अब चूंकि शेयर मूल्य गिर गया, कंपनी ऑलरेडी घाटे में थी और शेयर का मूल्य भी गिर गया। तो कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड रुपए ऋण अर्थात कर्ज लिया। 10 लाख पाउंड रुपए का ऋण बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंपनी ने लिया, ठीक है। 1773 में अकाल पड़ा और हैदर अली का कर्नाटक का सफल आक्रमण हुआ। इसकी सूचना जब लंदन में पहुंची तो कंपनी के शेयरों का मूल्य गिर गया। कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का उधार मांगा, ठीक है। तो अब उधार मांगा तो ब्रिटिश संसद ने जांच बैठाई। जांच में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। तो फिर कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए उन्होंने 2 अधिनियम पारित किए। देखिए वो दोनों अधिनियम क्या क्या हैं। पहला 4% ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड का ऋण, 4% ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड का उन्होंने ऋण दिया, वो भी कुछ शर्तों पर, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने दूसरे अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कंपनी के ऊपर नियंत्रण था और इससे कंपनी के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। चलिए बताते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा कानून था जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा कंपनी पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो कि इसने भारत में किए थे और करेगा उसको मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी ब्रिटेन की संसद ने। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित किया गया। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। यह पहला कानून था जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी उन्होंने, ठीक है। और चौथा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रावधान बम्बई और मद्रास मतलब चेन्नई, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसियों का। ये क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और दूसरा बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया। चूंकि गवर्नर जनरल बनाया गया इसलिए एक प्रशासन मंडल बनाया गया। इस प्रशासन मंडल में 4 पार्षद थे और इन चारों पार्षदों का अध्यक्ष था गवर्नर जनरल, ठीक है। ये चारों पार्षद फिलिप फ्रांसिस थे,
नाम याद रखिएगा, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रशासन मंडल में क्या होते थे, बहुमत से निर्णय होते थे। जैसे 3 लोग किसी मत के पक्ष में हों तो वो नियम पारित हो जाता था, ठीक है। और कोरम 3 का था, मतलब मिनिमम 3 लोग अगर किसी पक्ष में हों तो किसी भी अधिनियम, ये किसी भी कानून के पक्ष में हो तो वो कानून जो है मान्य हो जाता था। और अगर मान लीजिए मत बराबर हो, 2-2 का हो, तो इस स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग जो है अध्यक्ष मतलब गवर्नर जनरल अपने मत का प्रयोग कर सकता था, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट, कलकत्ता में एक फोर्ट है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। कलकत्ता में एक फोर्ट है, फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 छोटे न्यायाधीश थे, ठीक है। इन न्यायाधीशों का अधिकार था दीवानी मामले, फौजदारी मामले, जल सेना से रिलेटेड मामले, धार्मिक मामलों में इन लोगों को काफ़ी अधिकार दिए गए, न्यायालय को काफ़ी अधिकार दिए गए। और इस न्यायालय में कंपनी तथा सम्राट के अधीन जो लोग कार्य करते थे उनके विरुद्ध भी सुनवाई करने का जो है, जो उच्चतम न्यायालय था उसको इनके विरुद्ध भी सुनवाई करने का अधिकार था, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को न्यायालय के न्याय से असंतुष्टि हो तो वो इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में इस न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकता था, ठीक है। और चलिए इसके मुख्य न्यायाधीश और छोटे न्यायाधीशों का नाम याद कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, छोटे न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे और छोटे न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है। 4th पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के किसी भी अधिकारी को किसी व्यक्ति से दान और पारितोषिक लेने से रोक लगा दी गई और निजी व्यापार करने की भी मनाही कर दी गई। अब लोग अपना पर्सनल व्यापार, पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते थे और ना ही किसी से दान या पारितोषिक ले सकते थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश संसद ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में बहुत अच्छा कदम माना जाता है। तो दोस्तों अब चलिए हम आपको बताते हैं इस अधिनियम के 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर अब नियंत्रण किया जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था भारत में कंपनी के राजस्व मतलब टैक्स, रेवेन्यू से रिलेटेड, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। देखिए नीचे के डायग्राम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल किया जाता था और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर जनरल होता था। और इस प्रकार जो है कंपनी पर जो है ब्रिटिश संसद ने काफ़ी नियंत्रण लगाया। उसके राजनीतिक कार्यों को अवश्य मान्यता दी, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। और इसके कुछ दोष निम्नवत थे। क्योंकि ब्रिटिश संसद को भारत में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए इस अधिनियम में काफ़ी दोष भी थे और कुछ बातों का अनदेखा भी कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं इसमें दोष क्या क्या थे। दोष ये था, पहला दोष है गवर्नर जनरल परिषद के कारण असहाय हो गया। मतलब एक गवर्नर जनरल बनाया तो गया, लेकिन उसके ऊपर एक परिषद थोप दी गई।
अब उस परिषद के निर्णय जो है मानने पड़ते थे। कभी कभी गवर्नर जनरल और परिषद में संघर्ष हो जाता था। ये संघर्ष स्वाभाविक था भाई, गवर्नर जनरल के ऊपर एक परिषद देने का कोई विशेष औचित्य नहीं था। दूसरा, उच्चतम न्यायालय और बंगाल में स्थित अन्य न्यायालयों के बीच में संबंध में अनियमितता। उच्चतम न्यायालय जो स्थापित किया गया और बंगाल के अन्य न्यायालयों के बीच में क्या संबंध होगा, इसके विषय में नहीं बताया गया। तीसरा, परिषद व उच्चतम न्यायालय के संबंधों में भी अनिश्चितता थी। स्पष्ट उनके अधिकारों का सही से विभाजन भी नहीं किया गया था, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। और चौथा पॉइंट ये है आपका, गवर्नर जनरल और परिषद कोई अगर कानून बनाते थे तो उच्चतम न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो इन कानूनों को लागू करे अथवा ना करे, तो ये भी एक दोष था। तो इसका मतलब परिषद का कुछ मामलों में अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अधिकार छीने जा रहे थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें संशोधन किया गया 1781 ईस्वी में। उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अब इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इससे जानकारी मिली हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अंकुर1857। थैंक यू फ्रेंड्स।